सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 16 जो कि अभी पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे आपका लाइव है। तो आप जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम के थ्रू सीधे लिंक से जा सकते हैं या आप बाकी जो उनकी वेबसाइट है वहां से सीधे जा सकते हैं या एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेके और आपका मंडे तक ये लाइव रहता है। मंडे रात 12 या दोपहर 12 तक रहता है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इनकरेक्ट वर्ड आपके दे रखे हैं 3 और करेक्ट दे रखा है 1। तो वही बताना है कि जो आपका पूरे तरीके से करेक्ट है। सो जैसे देखो, जब ये कंसेंसियस वर्ड आपका आता है ना, तो कंसेंसियस में आपको सबसे पहले क्या याद रख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका है इसको आंसर करने का। सबसे पहले तो जो साइंस की स्पेलिंग जैसे होती है ना, तो SCIEN, तो एक तो ये याद रख लेना है। यहाँ पे देखो SCI नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SCEI कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे SCIEN है। ठीक है, दूसरा आपको क्या रख लेना है कि टी के साथ में IO है। ठीक है, कंसेंसियस स का साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है TIO होगा। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं है इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। सो कंसेंसियस बेसिकली तो ये आपका जो जागरूक होता है, जो मतलब अवेयर होता है, उसके लिए कंसेंसियस बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज टू रिस्पेक्ट द एविडेंस इज ओनली टू इविंस एन अनसूटेबल माइंड। ठीक है, अनसटल माइंड, नॉट सूटेबल, अनसटल माइंड। ठीक है, सटल होता है जहां पे बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। सिनोनिम्स का पूछा है। इविंस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, टू शो, किसी चीज को दिखाना, एक्सप्रेस करना। तो इविंस करने का मीनिंग आपको सिनोनिम पूछा है तो इनटेंजिबल, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कंसील करना, छुपाना, एंटोनिम हो जाएगा। इनआर्टिकुलेट, जो एक्सप्रेस ना कर पाए, तो सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार देख लेंगे। इवेंट्स यानी प्रदर्शित करना, शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, मैनिफेस्ट करना, रिवील करना या डिस्प्ले करना। ठीक है, इसके एंटोनिम देखेंगे कंसील, हाइड, डिनाई, मास्क, ऑब्सिक्योर, ये सब। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जो इनपल्पेबल है, अनटचेबल है, नॉन फिजिकल है, इमेटेरियल है, इनकॉर्पोरियल है। आप इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। इसके एंटोनिम क्या आ जाएंगे? टेंजिबल, पल्पेबल, परसेप्टिबल, कंक्रीट, फिजिकल, रियल। कंसील करने में ये एंटोनिम जो थे यहाँ पे ये सिनोनिम में पहुंच जाएंगे। हाइड, कवर, मास्क, श्राउड, सीक्रेट। ठीक है, इसके अलावा बरी, ये सब बरी है दफनाना किसी चीज को। एंटोनिम में रिवील, एक्सप्रेस, अनकवर करना, डिस्क्लोज करना, शो करना। ठीक है, इनआर्टिकुलेट जो अस्पष्ट होता है, सो मेम्बल्ड कह सकते हैं, टंग टाइड कह सकते हैं, इनकोहेरेंट कह सकते हैं, अनक्लियर, फाल्टरिंग। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? आर्टिकुलेट जो अच्छा वक्ता होता है, फ्लुएंट हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, इलोक्वेंट हो गया, ये सब इसके एंटोनिम आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है एंटोनिम पूछा है आपका अबटिंग का। सो आपको अबटिंग का फटाफट से एंटोनिम बताना है। सो अबटिंग, देखो ये जो शब्द होता है ना, अबट होता है, अबट। अबट का मतलब होता है टू बी नियर। ठीक है, किसी के पास में होना या एडजेसेंट होना, बगल में होना। तो पास में या बगल में उसका। बिलिटिल करना, नीचे दिखाना होता है। डिस्पैरेज, नीचे दिखाना होता है। फार का मतलब दूर होता है। स्पाइट तो बेसिकली अलग ही शब्द हो गया, तो यहाँ पे फार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मीनिंग क्या था? क्लोज, नियर टू या क्लोज टू। नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो यहाँ पे स्पाइट बेसिकली द्वेष हो गया। बिलिटिल, डिस्पैरेज, फार, ये सारे के सारे हो गए। ठीक है, तो एक बार देख लेना सारे सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे गिवन है। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन वर्ड्स को पढ़ लेना। ठीक है, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ आज जल्दी में, तो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा आपका वीडियो सोल्यूशन ये। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज इम्पॉसिबल। हम कहते हैं ना कि यार ये चीज तो हो ही नहीं सकती, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे इम्पॉसिबल वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज सिनोनिम पूछे सॉर्डेड के। सॉर्डेड का सिनोनिम, सॉर्डेड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत खराब होती है, गंदी होती है, बेकार होती है। तो अगर इसका सिनोनिम पूछा है तो एनिग्मेटिक नहीं होगा। एनिग्मेटिक यानी कि जो एकदम रहस्यमय होता है, जादू टाइप का जिसमें होता है ना, वो हो जाएगा। हिडन का मतलब छुपा हुआ होता है। मंडेन का मतलब होता है डल, बोरिंग। तो अनप्लेजेंट आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका। ठीक है, सो अनप्लेजेंट इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। तो एक बार सारे वर्ड्स देख लेंगे। एनिग्मेटिक है जो कि रहस्यमय है, मिस्टीरियस कह सकते हैं, पजलिंग, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर, सीक्रेटिव, ये सब। एंटोनिम में जो कंसील्ड है। ठीक है, तो ये ना गलत लिख के यहाँ पे एंटोनिम में। ठीक है, एनिग्मेटिक का मतलब है जो क्लियर है, ऑब्वियस है। इसके एंटोनिम में ये सब आएंगे। ठीक है, बाकी अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट का मतलब है जो डिसएग्रीएबल है, अनकाइंड है, अनपैलेटेबल है, जो टेस्टी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा डिटेस्टेबल है, जिससे हेट करी जाए। ठीक है, इसके अलावा ऑडोरस है, जिसमें गंदी स्मेल आती है, ऑडोरस हो जाएगा।
एंटोनिम देखेंगे तो प्लेजेंट, इंजॉयबल, इंटरटेनिंग, बिलव्ड, ये सब हो जाएंगे। मंडेन का मतलब होता है डल, बोरिंग, हैकनाइड, ठीक है, ऑर्डिनरी, एवरीडे, कॉमन, बोरिंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? कोई चीज जो बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, एक्साइटिंग कह सकते हैं, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, स्पेशल, यूनिक, ये सब। हिडन तो यानी छिपा हुआ, जो कंसील्ड है, सीक्रेट है, इनविजिबल है, ऑब्सक्योर्ड है, वेल्ड है, कैमोफ्लोज्ड है, कवर्ड है। तो ये इसके बेसिकली हिडन के सिनोनिम बनेंगे। और एंटोनिम पाएंगे विजिबल, एक्सपोज्ड, रिवील्ड, अपेरेंट, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, ये सब। आगे देखेंगे ही फाउंड हर पेरेंट्स वेरी अफेबल। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जिनके साथ में आप दोस्ताना व्यवहार रख सकते हैं, तो फ्रेंडली होता है। तो सबसे पहले फ्रेंडली तो इसका सिनोनिम बनेगा, यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा गया तो ये नहीं बन सकता है। इसके अलावा इग्नोरेंट का सेंस अलग है। इग्नोरेंट का मतलब है जिसको किसी चीज की जानकारी ना हो, तो ये भी नहीं बन सकता है। अब आपके दो शब्द बचे, एरोगेंट और हॉस्टाइल। कायदे से दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है, एरोगेंट और हॉस्टाइल दोनों पॉसिबल है। बट एरोगेंट ना स्लाइटली अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। एरोगेंट का मतलब है जिसके अंदर घमंड है, और जो घमंडी लोग होते हैं दे मे बी फ्रेंडली टू सम पीपल, ठीक है, उनके लिए हो सकता है। लेकिन जो हॉस्टाइल होते हैं ना, हॉस्टाइल का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नहीं है। तो आप पाओगे कि हॉस्टाइल के मीनिंग में सीधा सीधा ये छिपा हुआ है कि ये एफएफएल का एकदम एंटोनिम है। हालांकि आई वुड से कि इट्स वेरी क्लोज। एरोगेंट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता था, बट हॉस्टाइल इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब है जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, उतना दोस्ताना तरीके से व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। और क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पर और भी समझेंगे, जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई लड़का था, लड़की के पेरेंट्स से मिलने गया, तो वहां पे बेसिकली उनको वो जनरली एरोगेंट नहीं पाएगा। एरोगेंट होते तो मिलने ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो जनरली वो क्या पाएगा उनको, तो आप समझोगे कि वो हॉस्टाइल पाएगा, कि उनकी चीजों को लेके, लड़का की चीजों को लेके वो थोड़े से एग्रेसिव थे और मानने को तैयार नहीं थे, तो हॉस्टाइल थे, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगला आपका। तो बाकी ये वर्ड्स एक बार देख लेंगे। एरोगेंट जो कि अहंकारी होते हैं, प्राउड, ओवर बियरिंग, सुपरसीलियस, स्नोबेज, हॉटी। एंटोनिम आएंगे मॉडेस्ट, अनअज्यूमिंग, रिस्पेक्टफुल, ग्रेसियस, ये इसके एंटोनिम बनते हैं एक्चुअली में। लेकिन अगर हम देखेंगे ना अफेबल का, तो एमिएबल, कॉर्डियल, जेनियल, फ्रेंडली, कंपेनियनेबल, नेबरली, हॉस्पिटेबल। एंटोनिम पाएंगे अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, अलूफ, एंटागोनिस्टिक, इनडिफरेंट, रिजर्व्ड, ये सब इसके एंटोनिम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्टा देख लेना, इनको इधर देख लेना, इनको इधर देख लेना। इग्नोरेंट जो अज्ञानी होता है, अनएजुकेटेड, इलिटरेट कह सकते हैं, ठीक है, अनलर्नड कह सकते हैं, अनट्यूटर्ड कह सकते हैं, अनअवेयर कह सकते हैं। इसके एंटोनिम बन जाएंगे एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, लर्नड, कल्चर्ड, इनलाइटेंड, ये सब। अगला आपका जो क्वेश्चन है, दैट इज द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। बोन्स की जो दवाइयाँ होती हैं उस एरिया, उस मेडिसिन के एरिया को क्या बोलते हैं? तो आप पाओगे कि ऑर्थो होता है। तो ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली वो एरिया ऑफ, मतलब वो है मेडिसिन जहाँ पे बेसिकली आपका वो दवाइयाँ दी जाती हैं या इलाज किया जाता है बोन्स का। तो बोन की इलनेस का इलाज जो होता है वो ऑर्थोपेडिक्स होता है, ठीक है। ये ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डियों का कमजोर होना, खास करके एज के चलते, ठीक है। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड होता है। आपको और सारे वर्ड्स भी बता देते हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंसेफेलिटिस का मतलब हो जाता है अ कंडीशन इन विच जो ब्रेन है ना आपका वो सोलन हो जाता है, सूज जाता है, ब्रेन पे सूजन आ जाती है। तो जो ब्रेन है वो बिकम सोलन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन जहाँ पे बोन्स जो है कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स बता दिया। डेमेंशिया बेसिकली क्या होता है, ये भी ब्रेन की बीमारी होती है, जहाँ पे मतलब ओल्डर पीपल में होती है, जो धीरे धीरे उनकी मेमोरी जाती रहती है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। एक होता है अफेशिया, तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, जो स्पीच को खो देता है आदमी, तो वहां पे अफेशिया है। और अमनेशिया बेसिकली जो मेमोरी का पूरे तरीके से या पार्शली लॉस होता है वो होता है। अमनेशिया कैन बी, मतलब जो यंग लोग हैं ना उनमें भी हो सकती है, तो अमनेशिया कैन बी इन यंग पीपल। लेकिन ये जो डेमेंशिया है ये खास करके बेसिकली ओल्ड एज वालों के लिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला आपका गिव इट अ विल, ये आपका ईडियम का क्वेश्चन है। गिव इट अ विल का मतलब होता है गिव इट अ ट्राई, टू ट्राई समथिंग। एक चीज को एक बार ट्राई तो करो, तो वेरी एडवेंचरस नहीं होगा, अनकंफर्टेबल नहीं होगा, गिव समथिंग अ ट्राई सही हो जाएगा, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को हेट करता है या अवॉइड करता है, उन लोगों को क्या कहते हैं? सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट होता है अहंकारवादी। अब जो अहंकारी आदमी है ना वो जरूरी नहीं है कि अवॉइड करे दूसरे लोगों को। अहंकार वाले तो जो ईगोइस्ट होते हैं ना, जिनमें अहंकार है या घमंड है, उनको तो लोग चाहिए जिनको वो अपना घमंड झाड़ सकें, जिनको दिखा सकें कि देखो हम कितने सुपीरियर हैं। तो ये लोगों को अवॉइड नहीं करते, तो ये आपका नहीं बन सकता है। मिसोगाइनिस्ट बेसिकली आपका ये गाइने से रिलेटेड है, इसका मतलब है ये तो लेडीज से,
जो मीसो का मतलब है हेट करने वाला, और जो महिलाओं से हेट करता है, ठीक है। मीसोगेमिस्ट का मतलब है, गेमी का मतलब होता है शादी, तो मीसोगेमिस्ट का मतलब है जो शादी से हेट करता है। और मिसेंथ्रोपिक का मतलब है, मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिक दोनों तरीके से बोल देते हैं, इसका मतलब है एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, मानव, तो मानव से हेट करने वाला, सो मिसेंथ्रोपिक हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ईगोइस्ट होता है पर्सन हु थिंक्स दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट देमसेल्व्स। एक ईगोटिस्ट वर्ड भी होता है, उसको भी याद रख लेना। ईगोटिस्ट सिर्फ वो होता है जो अपने बारे में ज्यादा बातें करता है, और ईगोइस्ट अहंकार वाला होता है। मिसोगैनिस्ट मैंने बता ही दिया। एक होता है प्रोटागनिस्ट, प्रोटागनिस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो मूवी का हीरो होता है, मेन कैरेक्टर, उसका एंटोनिम होता है एंटागोनिस्ट, वो बेसिकली होता है जो मूवी का विलेन होता है, ठीक है। एक है आपका मिस एंड्रिस्ट, मिस एंड्रिस्ट, आप देखो बेसिकली मैन जो होता है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा एंड्री, जो वर्ड होता है ना एंड्री, तो उसका मतलब ही जैसे पॉली एंड्री बोल देते हैं, पॉली एंड्री का मतलब होता है एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा, तो हस्बैंड या मैन से रिलेटेड होता है एंड्री, और मिस से तो मतलब है हेट, तो मिसे एंड्रिस्ट का मतलब हो जाएगा एक पर्सन जो मैन से हेट करता है, ठीक है। इसके अलावा गैमिस्ट शादी से हेट करने वाला, मिसेंथ्रोप जो भी बताया था अदर पीपल से जो हेट करता है। आगे देखेंगे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, डिस्पाइट ऑफ हिज मैक्सिमम एफर्ट्स ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। जैसे आप इस क्वेश्चन पे देखोगे तो डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ में ऑफ का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते हैं। इन स्पाइट ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है। तो डिस्पाइट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज मैक्सिमम एफर्ट्स, एफर्ट्स नाउन है, कैसे एफर्ट्स थे, मैक्सिमम थे, और किसके थे, हिज यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, क्योंकि पास्ट में अगर कोई चीज की इनेबिलिटी को दिखाना है तो कुड नॉट से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये पास्ट का एक्शन है। और क्योंकि कुड मॉडल है तो मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी क्लियर, और क्या क्लियर नहीं कर पाया तो द एग्जाम उसका ऑब्जेक्ट है, यानी बाकी सब ठीक है, ए पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है डैश वॉज प्रेजेंट इन द वेडिंग गॉट अ कार इन गिफ्ट। भाई जो भी वेडिंग में प्रेजेंट था उसको कार मिला। अब आप देखोगे एक तो ये वॉज वर्ब है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। दूसरा ये जो गॉट वर्ब है, ये इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, आपको सब्जेक्ट चाहिए। अब एक सब्जेक्ट दो के लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमने कोई कंजंक्शन यूज किया होता, मान लीजिए एंड यूज कर रखा होता, तो सिंगल सब्जेक्ट से काम चल जाता। लेकिन सिंगल सब्जेक्ट नहीं, अब हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो दो काम करता हो, जैसे कि आप पाओगे जैसे हुम एवर है, ठीक है। हुम एवर का मतलब आप पता क्या जानते हैं, हुम एवर इसका मतलब होता है, ठीक है, हुम एवर का जो मीनिंग होता है ये होता है एनीवन हुम, ठीक है। तो एनीवन हुम, हुम एवर हो गया, ठीक है। ऐसे ही विच एवर का मतलब है एनीथिंग विच या एनीथिंग दैट, ठीक है। हु एवर का मतलब है एनीवन हु, और वेयर एवर का मतलब है एनी प्लेस वेयर, कोई भी प्लेस हो, तो ये प्लेस के लिए, ये व्यक्तियों के लिए, तो ये प्लेस वाला नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट जो भी था व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और उसी को कार मिली गिफ्ट में, तो ऐसी शादी में हमें भी प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यार जो जो शादी में प्रेजेंट है सबको एक कार मिली गिफ्ट में, ऐसी शादी में तो जाना चाहिए, नहीं कोई इन्वाइट ही नहीं करता ऐसी शादी में हम लोगों को, ठीक है। दूसरा विच एवर नहीं आएगा क्योंकि व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का रोल नहीं है, तो हुएवर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका हुएवर, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हुएवर वाज प्रेजेंट, यानी कि एनीवन हु वाज प्रेजेंट इन द वेडिंग, एनीवन हु वाज प्रेजेंट, तो हुएवर का भी मीनिंग यही होता है, देख लेंगे एक बार। तो एनीवन हु, ये आपका मीनिंग बनता है, तो वो ये एनीवन सब्जेक्ट बन जाएगा, गॉट अ कार, और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहेगा वॉज वर्ब के लिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका सी हैज लेस फ्रेंड्स देन सी हैड लास्ट ईयर। अब देखो बहुत सिंपल है, फ्रेंड्स काउंटेबल है, काउंटेबल है तो लेस का यूज नहीं कर सकते। लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है, और फ्यू की कंपैरेटिव लेसर होती है। फ्यू को यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, लिटिल को यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। आगे प्लूरल नाउन है तो लेस नहीं आ सकता है, ना लेसर आ सकता है, ठीक है, तो दो हट जाएंगे। दूसरा क्योंकि देन आ रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो फ्यूअर का यूज करेंगे, फ्यू का नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला, व्हेन ही वाज प्रमोटेड टू द मैनेजर पोजीशन ही फेल्ट लाइक ही हैड फाइनली इज द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर। ईडीएम में पिनेकल ऑफ हिज कैरियर, पिनेकल का मतलब होता है टॉप पॉइंट, सुमिट, जो पीक होता है ना किसी चीज का, उसकी बात करते हैं हम। सो बिगिनिंग नहीं बनेगा। मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट सही कह सकते हैं आप, वर्स्ट पॉइंट तो बेकार वाला हो गया, इस तो नादियर वाला पॉइंट हो गया, और टेम्पररी सेटबैक बिल्कुल भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द मीटिंग
आई वुड हैव अटेंडेड इट, अगर मुझे पता होता। इफ के साथ में वुड का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, विल का नहीं करते हैं, सेल का नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि आगे क्या है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन की बात है तो इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, थर्ड कंडीशनल जिसको हम बोलते हैं। इधर फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, इधर V1 होता है, इधर विल प्लस V1 होता है। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि इधर V2 होता है, इधर वुड प्लस V1 होता है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि इधर हैड प्लस V3 होता है और इधर आपका वुड हैव प्लस V3 होता है। वुड हैव प्लस V3 यानी कि थर्ड कंडीशनल है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड नोन। न्यू सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है तो हैड नोन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर होमवर्क बाय फ्राइडे। अब देखो, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कुछ करने के लिए बोला है तो 2 प्लस V1 आएगा। 2 प्लस V1 आएगा तो देखो ये जो बोर है, बोर आपकी वैसे V2 होती है बियर की, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा बोर V1 भी हो सकती है, लेकिन बोर जब V1 होती है इसका मतलब होता है किसी को बोर करना, किसी को बेसिकली जैसे टायर करना थकाना होता है, वैसे बोर करना किसी को, मतलब आपने परेशान कर दिया उसको, एक तरीके से बोर कर दिया है ना। और बोर्ड तो एडजेक्टिव है तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है। ठीक है, बेयर भी एडजेक्टिव ही होता है बेसिकली, जो अनटच्ड कह सकते हैं या जो नंगे पैर होता है ना, बेयर फीट बोल देते हैं हम कई बार, वो होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बियर है, यही हो जाएगा। बियर के वैसे कई सारे मीनिंग होते हैं, टॉलरेट करना, कैरी करना, तो यहाँ पे कैरी के सेंस में आ सकता है। वैसे बड़ा ऑकवर्ड सा सेंटेंस है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू बियर देयर होमवर्क। होमवर्क को ना हम बियर नहीं करते हैं नॉर्मली, तो इट इज स्लाइटली ऑकवर्ड। ठीक है, अगर सेंस वाइज देखोगे सो इट डजंट मेक एनी सेंस यार। ठीक है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या बियर कर टॉलरेट करेंगे होमवर्क को फ्राइडे तक, या कैरी करेंगे होमवर्क को फ्राइडे तक, कैरी थोड़ी नहीं। होमवर्क कैन बी कंप्लीटेड, उसको कंप्लीट किया जा सकता है, उसको सबमिट किया जा सकता है। हम कह सकते थे कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर होमवर्क, हम कह सकते थे कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क, कुछ इस टाइप का हमें लिखना चाहिए था, लेकिन बियर देयर होमवर्क। अब यहाँ पे ग्रामेटिकली तो सिर्फ बियर फिट बैठता है, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बियर इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, बट द फैक्ट इज कि ये स्टिल ऑकवर्ड है ना, इट इज स्टिल ऑकवर्ड। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार भाई डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, सो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द यूनिवर्सिटी। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स रिसर्च फैसिलिटीज टू सपोर्ट द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। देखते हैं एक बार। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है द यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये एक आपको बता देता हूँ पहले, इसका जो आंसर है आपको मॉक टेस्ट में आई गेस ए ऑप्शन मिला होगा। ठीक है, जहाँ पे शायद ये लिखा होगा कि आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, बट क्योंकि ये टीम ने स्पेसिफिकली मेरे से डाउट पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें, जब पीपीटी बनवाता हूँ टीम से, तो जो मॉक टेस्ट ऐप पे चल रहा होता है उसके थ्रू बनाते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि उन लोगों को भी मतलब डाउट था इस क्वेश्चन में, तो फिर मैंने देखा तो वहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो कुछ अलग है, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उनके आंसर पे आऊँगा कि किस तरीके से आंसर दे रखा है और क्या इसका होना चाहिए था। सबसे पहले देखेंगे द यूनिवर्सिटी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये करेक्ट है। आप सबने एक चीज़ पढ़ी होगी कि यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब हो गए, जब इनको प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो ऐसे केस में इनके साथ आर्टिकल द नहीं आता है। या आपने ऐसा भी शायद एक रूल पढ़ा होगा कि यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, किसी चीज़ का नाम जब गिवन होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दिया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिख दिया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये ना एक्चुअली में पॉइंट ये है। अगर आपने मेरी आर्टिकल की टॉप 50 क्वेश्चंस की जो वीडियो देखी, मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एयरपोर्ट है, इनके नाम में अगर किसी प्लेस का नाम शामिल हो तो इनके साथ में आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। हम ये तो कहते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी कहेंगे तो द नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट कहेंगे तो नहीं आएगा, तो जब प्लेस का नाम आता है तब नहीं आता है। दूसरा, जब इनको जनरल सेंस में यूज करते हैं तब नहीं आता है। और जनरल सेंस में कब यूज करते हैं, हम जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी का मतलब मैं वहां पे पढ़ता हूं, वो प्राइमरी पर्पज होता है, हमारा जाने का पर्पज। अब यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कोई पर्पज थोड़े ना, यहाँ पे क्या पर्पज दिखा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पर्पज वर्पज की बात ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल है कि हम एक डेफिनेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है, वी डोंट नो। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ, बट सेंटेंस के हिसाब से अगर देखें तो ये एक डेफिनेट यूनिवर्सिटी है, किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी की बात है। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात है तो द आर्टिकल एकदम सही है। द यूनिवर्सिटी किसी एक डेफिनेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, तो द यूनिवर्सिटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी प्लानिंग। अब आप कहोगे क्या सर कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे सही है, तो आई वुड से कि कॉन्टिन्यूअस टेंस भी एकदम सही है। यूनिवर्सिटी कुछ प्लान कर रही है,
और प्लान करना इज ऑब्वियसली अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, हम प्लान करते हैं उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। तो टाइम भी लगता है, प्रोसेस है और टेम्परेरी एक्शन भी है। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर हम प्लान करते रहें। इसका मतलब है अगर ये टेम्परेरी एक्शन है जो कि ऑनगोइंग है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज प्लानिंग भी सही है। इज प्लानिंग व्हाट, क्या प्लान कर रहा है, तो प्लान वर्क के ऑब्जेक्ट के रूप में 2+V1 आपका इन्फिनेटिव आ गया, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना। क्या बढ़ाना है, तो एक्सपेंड करने का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इट्स रिसर्च फैसिलिटीज, जो उसकी फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं। किस चीज की सुविधाएं, रिसर्च की सुविधाएं। इट्स क्यों लगाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी, किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, ये जनरल सेंस नहीं है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट वन यूनिवर्सिटी, क्योंकि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी थोड़ी ना प्लान कर रही हैं। और अगर सारियों का कहना होता तो हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, यूनिवर्सिटीज प्लूरल फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज नॉट जनरल सेंस, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इट्स आ गया क्योंकि यहाँ पे पजेसिव केस है। एक तो ये वाला इट्स होता है और एक ये वाला इट्स होता है। इस वाले इट्स को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की जरूरत हो तो ये वाला इट्स आ जाता है। इट इज या इट हैज का सेंस देता है। ये इट्स आपका क्या है, ये डिटर्मिनर है, पजेसिव केस बनाता है, ठीक है। सो डिटर्मिनर, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। आगे देखेंगे इट्स रिसर्च फैसिलिटीज, और किस चीज के लिए रिसर्च फैसिलिटीज को एक्सपेंड करना है, वाई, क्यों करना है, क्यों, तो पर्पज बताने के लिए 2+V1 आ गया, टू सपोर्ट। और किस चीज को सपोर्ट करना है, द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट की एक नई जनरेशन आ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए। वैसे द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट सही है, क्योंकि साइंटिस्ट की वो जनरेशन जो आगे आने वाली है। द न्यू का मतलब है जो अभी जनरेशन जो स्टार्ट हो चुकी है, नई वाली जो है। एक को हम मान लीजिए 2 जनरेशन के साइंटिस्ट मान के चल रहे हैं, द ओल्ड एंड द न्यू। तो अगर ऐसे 2 में डिफाइंड हमने मान लिया कि साइंटिस्ट की 2 जनरेशन हो सकते हैं, जो पहले वाले हैं और जो नए वाले हैं, तो इसका मतलब है द एकदम सही है। और जस्ट हम बहुत सारी नई जनरेशन मान के चल रहे हैं, तो अ न्यू जनरेशन भी सही हो सकता था। तो अगर कहीं पर डाउट क्रिएट हो सकता था ना इस क्वेश्चन में, सो वो ऑप्शन सी था, ना कि ऑप्शन ए। बाकी द भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 2 जनरेशन के साइंटिस्ट हैं, एक ओल्ड वाली और एक न्यू वाली, और 2 ही हैं, तो 2 में से नई वाली की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट है, तो द एकदम करेक्ट है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों इन्होंने ऑप्शन ए मार्क करा है, तो उनमें से किसी रूल को लेके मिसकॉन्सेप्शन थोड़ा सा बन गया होगा कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे जनरल सेंस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम ही है रिसर्च वगैरह करवाना, तो ऐसा कुछ मान लिया होगा, बट ये वाला फैक्ट नहीं है। जब हम स्कूल जाते हैं, जैसे मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं कि हमारा स्कूल प्लान कर रहा है कि वो जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा, तो हम कह सकते हैं आवर स्कूल इज प्लानिंग, या माई स्कूल इज प्लानिंग, या हम कह सकते हैं द स्कूल इज प्लानिंग। तो द लगाएंगे वहाँ पे, बिना द के सही नहीं है। स्कूल इज प्लानिंग मेक्स नो सेंस, ठीक है, तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अगेन देख लेना एक बार, नो एरर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इफ आई डैश इनफ मनी आई विल बाई। अगर इधर विल प्लस V1 है तो अभी बताया था इधर क्या रहना चाहिए, V1 रहना चाहिए। V1 रहना चाहिए, कौन सा आ जाएगा, इफ आई हैव इनफ मनी, कंडीशनल सेंटेंस है, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, इफ सॉरी आई डैश टू द स्टोर लेटर इफ आई फिनिश। अगर इफ के साथ में V1 है, ये तो पिछले वाले का आगे पीछे ऐसे घुमा दिया ना क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि इफ के साथ में V1 लगाओ, इसमें ये पूछ लिया अच्छा इफ के साथ में V1 लगा दिया, तो इधर बताओ क्या लगाओगे, तो इधर क्या लगाओगे, विल प्लस V1 लगाओगे, ठीक है। तो इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम आई विल गो टू द स्टोर लेटर, ठीक है। तो आई विल गो टू द स्टोर लेटर इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। वॉइस चेंज करने के लिए, सो द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, आर राइटिंग है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज बीइंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वॉज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे रिसर्च पेपर सिंगुलर है तो रिसर्च पेपर्स नहीं करेंगे, तो आर बीइंग गलत हो जाएगा, और हैज बीइंग तो गलत होता ही होता है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ही टोल्ड मी टू लेट हिम नो इफ वी नीडेड हेल्प। अब ये देखो पास्ट में कर रखा है कन्वर्ट करके, यानी कि ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ है पहले ही, तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट पूछा है। तो टोल्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे सैड से बनाएंगे, तो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, सब में आ गया। क्योंकि अगर आगे टोल्ड है तो ये ओरिजिनली नीड रहा होगा, नीडेड नहीं रहा होगा, तो ये गलत हो जाएगा, विल नीड गलत हो जाएगा, और यू के साथ में नीड्स गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बचा, ओनली ऑप्शन ए, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्लोज टेस्ट है। फटाफट से एक बार आप भी पॉज करके वीडियो को एक बार पढ़ लेंगे पूरा तो अच्छा रहेगा। तो जल्दी जल्दी से एक बार मैं करा देता हूँ, पॉज कर लेना फिर पढ़ लेना। ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू ऑस्ट्रिया प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट। तो कहा गया ड्यूरिंग यानी के दौरान, किस चीज़ के दौरान, उनकी जो रिसेंट विजिट थी ऑस्ट्रिया में, जो प्राइम मिनिस्टर है टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात की द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस, ऐसी प्रोग्रेस जो ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है,
अचीव्ड, विच इज अचीव्ड, जिसको अचीव किया गया है, बाय द कंट्री इन द, विच हैज बीन अचीव्ड, क्योंकि इन द लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो कहा गया है, देखो समझना, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, टॉक्ड आपकी वर्ब है, अबाउट प्रेपोजिशन है, द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेस नाउन है, ट्रांसफॉर्मेटिव एडजेक्टिव है, द आपका आर्टिकल है। और कौन सी की बात कर रहे हैं, विच हैज बीन अचीव्ड, तो विच हैज बीन अचीव्ड को हमने सॉर्ट करके पार्टिसिपल के फॉर्म में लिया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, अचीव्ड पैसिव स्ट्रक्चर है क्योंकि, और किसके द्वारा अचीव करी गई, तो बाई प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द कंट्री, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में। एंड एक्सप्रेस्ड, और उन्होंने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, दैट के इंडिया विल बिकम, कि इंडिया बन जाएगा द थर्ड डैश इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। सो क्या इमेजिनेशन है ये, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं यार, इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2047 मतलब नियर फ्यूचर में, तो ये डिस्कम्फर्ट भी नहीं है, ये यू कैन नॉट एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होता है, ये बाहर जाके हम अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि भाई साहब पक्का इंडिया तो ये करने वाला है। सो एक्सप्रेस्ड इज कॉन्फिडेंस होगा ना कि एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। देखो सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, लार्जर नहीं बनेगा, लार्ज नहीं बनेगा, लार्जेस्ट करेक्ट है, मोर लार्ज तो होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। तो जब भी हम ये जो ऑर्डिनल नंबर्स लगाते हैं ना, तो इनके बाद में सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री आती है, नॉर्मल पॉजिटिव नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑन इट्स वे टू डैश अ डेवलप्ड, ये अलग है और डेवलप्ड अलग है। तो ऑन इट्स वे, तो ऑन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है इट्स वे, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमें क्या लगाना है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी, जैसे यहाँ पे बिकम, बिकमिंग, बिकम ये सब दिख रहा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आप कहोगे आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो बिकमिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत, ये जो विकसित भारत है, बाई 2047, ठीक है। तो ये कहा गया कि 2047 तक ऐसा होगा। ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात करी किस बारे में, तो अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हाउ ऑस्ट्रियन एक्सपर्टाइज इन ग्रीन ग्रोथ एंड इनोवेशन कुड पार्टनर इंडिया। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये WH वर्ड से बनने वाली क्लॉजेज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाउ आपका यहाँ पे कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है, ऑस्ट्रियन एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ग्रीन ग्रोथ, एंड कंजंक्शन है इनोवेशन, तो ग्रीन ग्रोथ एंड इनोवेशन, तो ये इन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है ऑस्ट्रियन एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट के लिए, पार्टनर आपकी V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसको पार्टनर करना है, तो इंडिया ऑब्जेक्ट है, जो कि लीवरेज करेगा इट्स हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एंड ग्लोबली रेप्यूटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जो कि लीवरेज करेगा, देगा बेसिकली क्या, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, और जो ग्लोबली रेप्यूटेड है, जिसकी मतलब पूरे विश्व भर में रेप्यूटेशन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जिसकी विश्व भर में रेप्यूटेशन बनी हुई है। ही ऑल्सो डैश ऑन इंडियाज बीइंग अ विश्व बंधु एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल प्रोग्रेस एंड वेलबींग। ही डैश, ही ऑल्सो डैश, उन्होंने बेसिकली क्या किया, अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, सारी की सारी बातें पास में चल रही हैं, ही टॉक्ड अबाउट, ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट, ठीक है, ही एक्सप्रेस्ड, अगर सब कुछ पास्ट में चल रहा है तो एक तो ये फोकसिस बन नहीं सकता है। ही एक्सप्रेस्ड समथिंग होता है, ही थॉट अबाउट समथिंग होता है, बट ही ड्वेल्ट ऑन, ठीक है, किसी चीज पे जब और ज्यादा हम फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो ड्वेल अपॉन आपका, या ड्वेल ऑन या अपॉन आपका फ्रेज बनता है। तो यहाँ पे ऑन को देख के फोकस मत मार देना, ये प्रेजेंट में, हमें पास्ट की जरूरत है, इसीलिए ही ड्वेल्ट ऑन इंडियाज बीइंग, उन्होंने इस चीज पे भी जोर दिया कि इंडिया बेसिकली एक विश्व बंधु है और कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल प्रोग्रेस में एंड वेलबींग में। ही अर्ज्ड द कम्युनिटी, उन्होंने कम्युनिटी को अर्ज किया टू कंटिन्यू डैश देयर कल्चरल एंड इमोशनल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड इवन एज दे प्रॉस्पर इन देयर न्यू होमलैंड। जो पूरी कम्युनिटी है, जो खास करके यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे उस कम्युनिटी की, जो भारत के लोग वहां जाके बसते हैं, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि उन्होंने उस कम्युनिटी को अर्ज किया टू कंटिन्यू, कि कंटिन्यू करें, क्या करना, तो यहाँ पे कोई एक्शन होगा, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ठीक है, कंटिन्यू के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, तो कंटिन्यू फॉरगेटिंग देयर कल्चरल, भाई इस चीज के लिए कहेंगे कि अपना कल्चर भूल जाओ, कतई नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। फिक्सिंग देयर कल्चर, कल्चर को फिक्स भी नहीं करना है, और होल्डिंग नहीं, नर्चर करना होता है मेरे भाई कल्चर को, इमोशनल बॉन्ड्स को, तो नर्चरिंग देयर, नर्चर करना यानी बढ़ावा देना किसी चीज को, नर्चरिंग, टू कंटिन्यू नर्चरिंग देयर कल्चरल एंड इमोशनल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड, जो उनका हमारा खुद का देश है इंडिया, इवन एज दे प्रॉस्पर, बेशक वे प्रॉस्पर करें इन देयर न्यू होमलैंड, जो उनका नया होमलैंड है यानी कि ऑस्ट्रिया, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट में ही मेंशन्ड, उन्होंने मेंशन किया द डीप इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, जो डीप इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है इन इंडियन फिलोसफी, लैंग्वेजेस एंड थॉट दैट हैज एग्जिस्टेड इन ऑस्ट्रिया फॉर सेंचुरीज, जो कि ऑस्ट्रिया में सेंचुरी, कई
मतलब पूरे शताब्दियों से है वहाँ पे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो भाई ये था आपका क्लोज टेस्ट। ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा बताना एक बार। और मेरे भाई बाकी अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो अभी आरजी विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश स्पेशल बैच पे चल रहा है जबरदस्त ऑफर मेरे खुद के जन्मदिन पे। तो जो 699 में आपका बैच रहता है ना, एट प्रेजेंट आपको ये 499 का मिल रहा है। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आप इस वीडियो को संडे को देख रहे होंगे, तो ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, रात 12 बजे तक। तो जितने बच्चे जितना जल्दी फायदा उठा सकते हैं फायदा उठाइए। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ लाइव बैच लेना है तो 699 में चल रहा है। इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच लेना है तो 499 में। इससे बेहतर ऑफर मिलता नहीं है। तो फटाफट से जाइए, आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए इस ऑफर का। बाकी मेरे भाई बुक्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, संजीवनी रामबाण दोनों की दोनों अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी ई बुक्स चाहिए, अभी मैंने जन्मदिन पे रिसेंटली बहुत अच्छी अच्छी ई बुक्स लॉन्च करी हैं और वो सारी की सारी ई बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आपने अब तक ये चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो फटाफट से ज्वाइन करिए। इतनी बेहतरीन ई बुक्स लॉन्च करी हैं जिसमें मॉक टेस्ट की भी है, सब कुछ फ्री कंटेंट है। इतना बढ़िया बढ़िया फ्री कंटेंट आपको ना कहीं नहीं मिलेगा। तो फटाफट से जाके इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। बाकी इंस्टाग्राम पे हमारा ये हैंडल है, इसको आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।